सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें देखिए पहले ही मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूं। साथ के साथ अब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से भी आपका पूरा क्लास कंप्लीट करा रहा हूं। तो वो सभी क्लासेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए आप यहाँ पे हम राजन सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग कम समय में सभी प्रकार के प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं इसी तरीके के प्रश्न बनेंगे, बस नंबर्स अलग रहेंगे, संख्याएं जो हैं वह बदल दी जाएंगी। आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे तो बहुत जरूरी है आप सभी प्रश्नों को समझिए, किस तरीके से प्रश्न हल हो रहे हैं यह समझिए और सभी प्रश्नों को पहले आप खुद से करने का प्रयास करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको खुद से सभी प्रश्नों को ट्राई करना है। तो सभी क्लासेस और सभी पहले के जो मैंने आपको पढ़ाया वह देखने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैथ के सामने का लिंक क्लिक कर लीजिएगा, सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। यह 2023 का देखिए आपका नया राजन सीरीज है, 2023 संस्करण है, इसको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है √2, √4, √0.4, √0.2 में परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है इन संख्याओं में, यह पूछ रहा है। तो आप देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और जैसे 0.3 इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या, 0.3 भी क्या परिमेय संख्या है। अब √2 को अगर आप देखें तो √2 का जो मान होता है वह 1 दशमलव के बाद 4, 1, फिर 4, 2, 1, 3 इस तरीके से होता है कि ये चलता जाता है, ये कभी ना रिपीट करता है और ना खत्म होता है। तो इस तरीके से √2 को हम किसी संख्या के इस तरीके से p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो ये √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से अब √4 को देखते हैं तो √4 का जो मान होता है वह 2 होता है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि यह परिमेय संख्या हमको मिल गया। परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा था तो √4 जो होगा करणी में 4 यह परिमेय संख्या होगा और दशमलव करणी में 0.4 अगर आप सोच रहे हैं तो करणी में 0.4 जो होता है इसका भी मान अगर आप देखते हैं तो 0.6324 इस तरीके से ये चलता जाता है। और इसी तरीके से 0.2 भी करणी में अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √4। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 33.328 में 2 का स्थानीय मान होगा। अब देखिए संख्या है 33.328। अब यहाँ पे 2 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है और 2 कहाँ पे है, आप देखिए दशमलव के बाद दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्थानीय मान निकालते समय संख्या को लिखते हैं और उसके स्थान जिस स्थान पे वह है उस स्थान के हिसाब से हम उसमें संख्या का गुणा करते हैं। देखिए जब दशमलव के बाद रहता है संख्या तो 1 और उसके बाद दशमलव के बाद जितने स्थान उतना 0, 1 के आगे उतना 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/100 से गुणा। तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 2/100, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं, 100 से भाग करेंगे तो 0.02, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। तो इस तरीके से जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 0.02। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है 2 के घाते x-1 बराबर 16 है तो x का मान होगा। x का मान यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, 2 के घाते x-1 बराबर दिया है 16 के। अब देखिए आप यहाँ पे घात के जो नियम होते हैं उन्हीं के द्वारा यह मान निकाल सकते हैं x का। कैसे, देखिए जब कहीं पे आधार सेम हो, जैसे 2 के घाते n लिखा है और बराबर 2 के घाते m लिखा है,
तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि n बराबर m के होगा जब आधार समान है और दोनों पक्ष बराबर है। दोनों जगह आधार क्या है, 2 है, बेस क्या है, 2 है। तो इस तरीके से n और m जो पावर्स होंगे, जो घातें होंगी, वह भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम इसी नियम से इसको सॉल्व करेंगे। 2 के घाते x धन 1 बराबर 16 को लिख सकते हैं 2 के घाते 4। तो यहाँ पे देखिए घातों को बराबर करेंगे तो x धन 1 बराबर 4 लिखा जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4 ऋण 1 यानी कि x का मान आ जाएगा 3। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाला, कितना आ गया, ऑप्शन बा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 1/8 ऋण 3/8 धन 2/8 भागा 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो यह देखिए बॉडमास का प्रश्न है। पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ सबसे बड़ा सवाल होता है पहले क्या सॉल्व होगा। यहाँ पे यही कंफ्यूजन रहती है कि पहले आखिर हम हल किसको करें। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 1/8 ऋण 3/8 धन 2/8 भागा 1/4 का 1/2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो क्या क्या चिन्ह आ रहे हैं, ऋण धन भाग और का आ रहा है आपका। और बॉडमास जो रूल होता है इसमें देखिए क्या होता है, बी मतलब होता है ब्रैकेट्स। जो इस तरीके से आप ब्रैकेट्स देखते हैं, इन ब्रैकेट्स को सबसे पहले अगर इसमें आपको ब्रैकेट दिखा होता तो सबसे पहले कोष्टक को ही सॉल्व किया जाता है। जो चीजें कोष्टक में दी होती हैं, कोष्टक को पहले कोष्टक में जो चीजें दी रहती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद देखिए ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का। किसी संख्या के साथ अगर का लिखा है या उसकी घात लिखी है तो ये सारी चीजें जो है वह पहले सॉल्व की जाती हैं। और इसके बाद देखिए डिवाइड होता है, भाग फिर गुणा फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, मतलब फिर जोड़ और घटाना, भाग गुणा जोड़ घटाना, फिर इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ब्रैकेट नहीं मिल रहा है तो इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, का। तो का मतलब होता है किसी भी संख्या का, जैसे हम बोलते हैं 2 का 3 गुना, तो 2 का 3 गुना मतलब क्या होता है, 2 में 3 से गुणा हो जाता है। इसी तरीके से 1/4 का 1/2। तो का मतलब जब का सॉल्व करना होता है तो वहां पे आता है गुणा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 1/4 का 1/2 निकालने के लिए तो देखिए 1/4 गुणे 1/2 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। ठीक, तो ये यहाँ से अब यहाँ गुणे का चिन्ह लग गया और आपस में गुणा हो गया, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो ये आ जाएगा 1/8। अब इसके बाद देखिए अब क्या सॉल्व होगा, घटाना जोड़ और भाग है तो अब भाग सॉल्व होगा। अब दो भिन्नों में अगर भाग इस तरीके से लिखा हो, जैसे 2/3 और भागा 4/5 लिखा हो, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2/3 और भाग की जगह गुणे का चिन्ह हो जाएगा और ये दोनों आपस में पलट जाएंगे। ठीक है, ये भिन्न पलट दीजिए तो ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग की जगह हम गुणे का भी चिन्ह लिख सकते हैं, बस जिससे भाग किया जाता है उस भिन्न को हम पलट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2/8 भागा 1/8 है तो इसे गुणे 8/1 लिखा जा सकता है, 8/1 लिख दिया। अब देखिए भिन्नों का आपस में गुणा है, यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा और 2/1 आ जाएगा, यानी कि मान कितना आ जाएगा, 2। अब इसके बाद देखिए 1/8 और ये हो गया ऋण 3/8 धन 2। अब हर समान करेंगे तो 2 में ऊपर 8 का गुणा हो जाएगा, सभी के नीचे 8 कर दीजिए तो 1 - 3 धन 16। अब इसके बाद देखिए 16 में 1 जुड़ जाएगा 17 और 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 14। 14/8 आ गया। अब देखिए मान कितना आ गया, 14/8। अब किसी भी भिन्न को आप सरल कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी संख्या से काट सकते हैं जिससे कटे। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 7 बार में और इसे 4 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 7/4, ये मान आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस में आपको पहला ऋण 7/4 दिया है, ध्यान रखिएगा। आपको धन
7/4 लगाना है। ऑप्शन 7 जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी तो त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा या त्रिभुज संभव नहीं। तो अब देखिए आप कैसे यहाँ पे अनुमान लगाएंगे कौन सा त्रिभुज होगा। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर होगा तो जो बड़ी भुजा होगी उसका जो वर्ग होगा वह बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के समान होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसे। और इसके बाद आप देखेंगे कि त्रिभुज में कैसा बन रहा है। अगर दोनों भुजाओं का जो योग है वह कम रह रहा है तीसरी भुजा से तो वह आपको अधिक कोण त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में रख के देखेंगे। और ये भी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं योग जो है वह ज्यादा हो जा रहा है दोनों भुजाओं का, ठीक है, तो वह आप क्या कह सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कह सकते हैं। बस तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। मतलब किसी दो का मान एक समान या तीनों का मान एक समान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चौथे ऑप्शन को आप देखिए, त्रिभुज संभव नहीं। ठीक है, त्रिभुज, आप त्रिभुज का बेसिक जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है वह 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए तो एक चीज आपको समझना है। यहाँ पे हमेशा एक चीज होगी किसी भी त्रिभुज में, जो बड़ी भुजा है। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो BC है यह बड़ी भुजा है, इसका जो मान होगा, इसका मान हमेशा छोटा होगा बाकी दोनों भुजाओं के योग के। ठीक, AB और AC के योग के। ये सीधी बात है, आपको समझ में आता होगा। जैसे आप कहीं पे ये समझिए कि आप B पॉइंट से C पॉइंट तक बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, और फिर उसके बाद B पॉइंट से पहले फिर A पॉइंट पे जा रहे हैं, फिर C पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि BC जो होगा उसका जो मान होगा वह हमेशा छोटा होगा। ठीक, लेकिन अब इस प्रश्न में आप देखेंगे तो एक भुजा 5, फिर बाकी दोनों भुजाएं 3 और 2 दी गई हैं। अगर मान लेते हैं ये बड़ी भुजा 5 और ये भुजा 3 और ये भुजा 2, अब आप सोच के देखिए कि बाकी जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उनका योग 5 है और ये भी 5 है, बड़ी भुजा भी। तो देखिए कैसे त्रिभुज संभव होगा। त्रिभुज संभव होने के लिए इसका जो योग होना चाहिए वह बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बराबर होगा तब भी त्रिभुज नहीं संभव हो पाएगा। बराबर होगा तो इसी पे रेखा दौड़ाना पड़ेगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि यह त्रिभुज जो है वह संभव ही नहीं है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। संख्याओं 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्ती लासा आपको निकालना है 10, 65 और 91 का। तो दो विधियां हैं, चाहे आप निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर आप निकाल लीजिए भाग विधि से। तो हम यहाँ पे एक सीध में लिख लेते हैं और भाग विधि से आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आपका 6 है, ये हो जाएगा 10, 65 और 91। अब यहाँ पे पहले देखेंगे 2 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है तो भाग दे देंगे। 65 में नहीं जाएगा ऐसे लिख लेंगे, 91 में भी नहीं जा रहा है तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे 3 से, क्या 3 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर 4 से, फिर 5 से चेक करेंगे तो 5 से जा रहा है, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 3 13 और ये 91 ऐसे लिखा रहेगा। अब इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से चेक करेंगे तो 13 से जो है वह भाग जाएगा, तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा। और 13 से फिर भाग करेंगे, 91 में भाग जाएगा। 13, 7, 91 7 बार में। अब देखिए कुछ नहीं, 7 बचा है तो 7 से भाग कर देंगे, सभी 1 हो जाएंगे। जब सब 1 हो जाएंगे तो यही जो भाजक होते हैं सभी इनका आपस में गुणा कर लीजिए, वही आपको मिल जाएगा लासा। 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7। अब देखिए ये हो जाएगा 10 और 13 का गुणा 7 में, कुल यहाँ पे कर लीजिए 7 त्रिक 21, हासिल लगा 2 और 9, और फिर 10 का गुणा होगा तो
10, यानी कि यहाँ पे लासा कितना आ गया 910। और यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन द सा में दिया गया है, यहाँ पे 910 जो हो जाएगा यह इन तीनों का लघुत्तम सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरा पूरा विभक्त होती है वह होगा 910। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं कितनी। अब देखिए जैसे 2/3 है और 7/8 है। अब इसका मान होता है 0.66 और इसका मान आप निकाल लीजिए तो यह आ जाएगा 0.875। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अगर परिमेय संख्या आप लिखना चाहें तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, 0.6 से मान जो है 0.6 से बड़ा होना चाहिए और 0.8 से छोटा होना चाहिए। तो यहीं पे आप लिख दीजिए, जैसे आप लिख दें यहीं पे 27/35 लिख दें, या फिर आप लिख दीजिए यहीं पे 28/35 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से 26/35 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी संख्याएं खोज लेंगे जो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में लिखी जा सकती है। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, ब्रैकेट में 3-2 गुणे 7 का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, ब्रैकेट बस आपको खोल देना है तो 3 में गुणा हो जाएगा 7 का। ठीक है, इस 7 का गुणा जो है वह दोनों में होगा। ठीक है, 7 का गुणा दोनों में होगा, पहले 3 में हो जाए तो 3 गुणे 7 फिर धन 2 गुणे 7 ये वैल्यू हो जाएगी जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। x ऋण 7 एक ब्रैकेट में लिखा है और x ऋण 9 का गुणनफल है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एक ब्रैकेट में x ऋण 7 दिया है और दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 9 दिया है, इसका गुणा कर लेना है। तो देखिए पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, x का गुणा इस पूरे में होगा, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं x गुणे x माइनस 9 और फिर ऋण 7 गुणे x माइनस 9। ठीक है, तो किसी एक का गुणा पहले पूरे में होगा फिर दूसरे का गुणा उस पूरे में होगा। तो इस तरीके से इसको इतना लिख सकते हैं। अब आराम से गुणा कर लीजिए आप, x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, माइनस 9 में होगा तो माइनस 9x, फिर माइनस 7 का गुणा होगा x में तो माइनस 7x, और माइनस 7 का गुणा माइनस 9 में होगा तो प्लस 63 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x ये कितना हो जाएगा माइनस 16x और फिर 63, तो ये वैल्यू आ जाएगी, गुणनफल आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिए कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस 16x धन 63, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ में ही दिया गया है सही उत्तर। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जगह आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए माइनस 63 दे दिया है, यहाँ भी माइनस 63 है और ये भी x का भी पद गलत है और यहाँ पे भी गलत है। तो इस तरीके से जो सही हो जाएगा ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज का आधार होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूं मैं आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया आधार गुणे ऊंचाई। अब एरिया आपको दिया है यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का 48 और ऊंचाई 8 दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह 8 रख देंगे 1/2। आधार नहीं पता है, इसको बेस b मान लेते हैं और ऊंचाई जो है वह 8 दिया गया है। अब b निकालने के लिए देखिए 1/2, 2 जो हर में है उधर गुणे में हो जाएगा, यानी कि 48 गुणे 2, और 8 जो यहाँ गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब देखिए 8 छक 48 होता है और 6 और गुणे 2 बचा है तो हो जाएगा 12, यानी कि आधार का जो मान आ जाएगा यहाँ से वह 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन आ में ही दिया गया है,
ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, 16, 32 और 64 का लासा निकालना है। देखिए 16, 32 और 64 का यहाँ पे आपको लासा लेना है, तो बहुत ही आसान है। सिंपली आप इस तरीके से 16, 32 और 64 लिख लेंगे। अब 2 से भाग करेंगे आप, तो देखिए ये 8, ये 16, ये 32 और फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, फिर 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से भाग जाएगा, ये 1, ये 2, ये 4, फिर 2 से भाग जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 2, फिर 2 से एक बार भाग जाएगा, सब 1 हो जाएगा। ठीक है, सब 1 हो गया। आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कि लासा कितना आ जाएगा, 64 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आज हो जाएगा 64, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, समीकरण 1.5y ऋण 7 बराबर 0.5y। अब देखिए y को एक तरफ कर लीजिए और संख्या को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो ये 1.5 में से आधा y घट जाएगा और इधर बराबर के रहेगा 7, ऋण 7 बराबर के उधर जाएगा 7 हो जाएगा, और 1.5y में से आधा y घट गया तो बचेगा 1y, 1y बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 7 के। ऑप्शन बाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे इसको हल करना है, तो कुछ नहीं आपको करना है। देखिए y इंटू जेड माइनस एक्स दिया है। अब देखिए यहाँ पे बस आपको गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y इंटू जेड माइनस एक्स वाई। ठीक, फिर प्लस, अब इस x को हम सबसे पहले लिख लेंगे, z का गुणा होगा x में, तो ये zx ना लिख के xz हम लिख लेते हैं, और इनटू माइनस वाई में गुणा होगा तो माइनस वाई जेड इसको लिख देते हैं। पहले x आता है तो x को लिखेंगे, y आता है तो y को, फिर बाद में z को एकदम लिख रहे हैं, चाहे z इंटू वाई लिखिए या y इंटू जेड लिखिए, बात एक ही है। अब इसी प्रकार ये x का गुणा होगा y में तो प्लस एक्स वाई, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड। अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपको पहला पद मिल रहा है y इंटू जेड, और यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस वाई जेड मिल रहा है, तो आपस में ये दोनों घट के शून्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स वाई है और यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, तो ये भी आपस में घट जाएंगे, और यहाँ प्लस एक्स जेड है और यहाँ पे माइनस एक्स जेड है, ये भी आपस में घट जाएंगे। तो मिलेगा क्या, शून्य मिल जाएगा, सभी आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी, आधार 15 सेमी, त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45 और ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार है 15 गुणे ऊंचाई, हाइट h रख देते हैं, तो ये देखिए हाइट h बराबर हो जाएगा, h बराबर लिख सकते हैं 45 गुणे 2 और बटे में 15, 15 से 45 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 गुणे 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर जो है वह आपका हाइट आ जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूले पे रखना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा एक प्रश्न अभी हमने पहले हल भी किया है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, परिमेय संख्या ऋण 4/9 से छोटी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऋण 4/9, यहाँ पे जब किसी संख्या के आगे ऋण लग गया तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नंबर लाइन अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है, तो ये 0 होता है, 1 2 3, ठीक है, इधर संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे होता है ऋण 1 0 के बगल, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3। अब ऋण के केस में उल्टा होता है। देखिए ऋण में अगर मैग्नीट्यूड छोटा है, अगर जैसे ऋण 1 है तो वह ऋण 2 से बड़ा होता है, इधर संख्या का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यही आपको समझना है कि ऋण 4/9 कहाँ पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में। अब इसके बाद देखिए ऋण 1/9, देखिए मैग्नीट्यूड छोटा हुआ तो मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऋण 4/9 से हमको छोटी संख्या चाहिए,
जबकि ऋण 1/9 क्या है, ऋण 4/9 से बड़ी संख्या होगी। इसके बाद देखिए 0.2/9 या इसी को 2/90 लिख दीजिए तो बात एक है। अब ये देखिए धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। इसी तरीके से 4/9 और ऋण 7/9 ये क्या है, ये आपका ऋण 4/9 से छोटी संख्या, क्योंकि वैसे तो बड़ी है लेकिन ऋणात्मक संख्या है तो छोटी है। तो इस तरीके से ऑप्शन ड जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही धनात्मक होता दोनों तो ऋण 7/9 जो होता है वह बड़ी संख्या होता। अब यहाँ पे ऋणात्मक है तो छोटी संख्या होगी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। अब देखिए यहाँ पे शब्द आ रहा है योग का तत्समक। योग का तत्समक का मतलब होता है तत्समक का अवयव, यानी कि वह एक ऐसी संख्या जिसका हम किसी संख्या में योग कर दें तो उस संख्या का मान ना बदले। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 3 धन x हम करें तो 3 आ जाए, तो x का मान कितना आएगा, 0, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में वह 0 ही होता है। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 17, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त्य है। तो बहुत ही आसान है, भाग विधि से निकाल लीजिए 56, 70 और 84। अब भाग दीजिए 2 से तो ये हो जाएगा 2 और 8 28, ये 35, ये हो जाएगा 4 और 2 42, फिर 2 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 14, ये 35 का 35 ही रहेगा, भाग नहीं जा रहा है। ये 2 और 1 21 हो जाएगा। फिर देखिए अभी 2 से भाग जा रहा है 14 में, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 35, ये 21 का 21 रह जाएगा। अब देखिए 3 से भाग जाएगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से यहाँ पे भाग जाएगा तो 5 से भाग ले जाएंगे, ये हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7 × 5 = 35 और ये 21। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 3 से भी भाग जाता तो पहले नहीं दिया तो अब दे रहा है। देखिए 7 और 7 और फिर ये भी 7 हो जाएगा, फिर एक बार 7 से भाग चला जाएगा तो सभी 1 हो जाएंगे। अब यही जो हो जाएगा, यही सभी भाजकों का आप गुणा कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लासा हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40 और 40 त्रिक 120। अब 120 में गुणा कर लीजिए आप 7 से, तो 0, 7 दूनी 14, अस्सी लगा 1 और 8, 840 जो हो जाएगा वह लासा आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सा में दिया गया है 840, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, समीकरण 2.8x = 5.4 धन x का हल है। तो x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1.8x = 5.4 और x बराबर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। अब देखिए दशमलव हटा दीजिए तो हो जाएगा 54/18 और 18 त्रिक 54 होता है तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेमी हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बता रहे हैं कि 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका जो मान होता है वह √3/4 और भुजा का स्क्वायर गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू 1 अगर कहें भुजा को तो a का स्क्वायर होता है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हमको दिया गया है कितना, 400√3 और हमको भुजा का मान पूछ रहा है। तो जो क्षेत्रफल पता है उसको लिख देते हैं 400 × √3। अब a स्क्वायर को एक तरफ और बाकी वैल्यूज एक तरफ, तो ये हो जाएगा 400√3 और गुणा हो जाएगा, जो इधर भाग में था 4 और जो इधर गुणे में था वो भाग हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए
ए स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4 यानी कि 1600, और 1600 को कितना लिख सकते हैं, यहीं पे देखिए 4 गुणे 4 इसको लिख सकते हैं, इंटू 100 लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 40 का स्क्वायर, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे a का मान आ जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पे a का मान जो है वह 40 आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपसे भुजा नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे परिमाप पूछा है। यह ध्यान देने वाली बात है, परिमाप आपसे पूछा है। अब परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके एक बिंदु से चलना शुरू करिए आप और उसी बिंदु पे फिर आ जाइए, तो वह उसका परिमाप होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी को अगर जोड़ लें तो हमको क्या मिल जाएगा, परिमाप, यानी कि 3a होगा परिमाप। और मान कितना हो जाएगा, a का मान 40 है, तो 3 गुणे 40 यानी कि आ जाएगा 120, यानी कि परिमाप यहाँ से कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल होगा। दो आपको बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इनका योग आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, देखिए दो पद दिए गए हैं और दोनों को जो है वह जोड़ने को कह रहा है, तो बीच में हमने योग का चिन्ह लगा दिया है और अब इसके बाद जोड़ लेते हैं। आपको पता है कि समान जो होते हैं, समान चर वाले जो पद होते हैं वह जुड़ जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो कहीं पे अगर एक्स स्क्वायर का पद आ रहा होगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, अब यहीं पे अगर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर भी आता तो भी जुड़ जाता। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई का पद आ रहा है जो कि है माइनस 2xy, और यहाँ पे देखिए एक्स वाई का पद आ रहा है जो कि है प्लस 2xy, ठीक है। तो एक्स वाई के दो माइनस, एक्स वाई का माइनस 2xy है हमारे पास और एक्स वाई का प्लस 2xy है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे शून्य, ये दोनों आपस में शून्य हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है 9y स्क्वायर और माइनस 8y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर घट जाएगा तो 1y स्क्वायर बच जाएगा, जिसे y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये घटाने के बाद इतना हमको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस में ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने टोटल 20 प्रश्न देख लिए जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आपको कहीं कहीं लॉजिक लगाना है, नहीं तो बिल्कुल एक बार में आप देख करके सॉल्व करने वाले ये प्रश्न है। लेकिन मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बिल्कुल बेस से बताया है ताकि कोई भी यहाँ से समझ सके। तो इस तरीके से आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रही हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए, जो आपके खास मित्र हैं उन तक पहुंचाइए, ग्रुपों में भेजिए ताकि सभी लोग जुड़ पाएं और उनकी तैयारी बेहतर हो पाए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी जो है वह बेहतर होती रहेगी, ठीक है। अब सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। और सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी अगर आपको करनी है एक जगह बिना डिस्टरबेंस के करनी है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में आप पूरी पढ़ाई कर पाएंगे सेकेंड सेमेस्टर की, वहां पे क्लासेस भी देख पाएंगे, टेस्ट भी दे पाएंगे, आपको नोट्स का पीडीएफ भी मिलेगा जिसको आप प्रिंट करके पढ़ पाएंगे, और राजन पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन, उसका पूरा पीडीएफ और मास्टर क्लास, ये सभी सुविधाएं आपको मिल पाएंगी। वीडियोस को आप डाउनलोड कर पाओगे और जब चाहे तब देख पाओगे बिना डिस्टरबेंस के। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आपके यहाँ बहुविकल्पी में 80-81 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले पार्ट में, बहुविकल्पी के दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।